स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश चौधरी, टीचर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और जो हमारे देश के अंदर एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके सिलेबस के ऊपर, जिनमें इंक्लूडिंग जीडी है, उसके ऊपर मैं मुकेश चौधरी आज अबरार सर के साथ में एक विशेष कॉन्फ्रेंस रखा है। तो इसमें आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वी बोथ पर्सन्स आर टीचिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, और इंग्लिश को हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को टीच करवा चुके हैं। और आज इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल से चर्चा करते हैं, जिसमें ग्रामर भी रहेगी एंड जीडी भी रहेगा। तो अबरार सर मेरे साथ में हैं, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। और हम लोग दोनों इस समय बैठे हुए हैं केआर डिफेंस के अंदर। केआर डिफेंस कुचामन सिटी राजस्थान में। और ये जो डिफेंस है, ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग डिफेंस है, जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, सिलेक्शन लेते हैं और जाते हैं। तो मैं राजस्थान के बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली है, यूपी है एंड बिहार है, इन सबको ये बताना चाहते हैं कि ये पूरे राजस्थान के अंदर ये जो नागौर जिला है, या पास में एक लेक है सांबर, इसके पास में ये बहुत एक छोटा सा शहर है। इट्स नॉट ए वेरी बिग सिटी। और यहाँ पर एयरफोर्स और नेवी के लिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं पूरे इंडिया से। तो अबरार सर, आप ज़रा स्टूडेंट्स को बताएं। थैंक यू वेरी मच। Thank you sir, thank you so much Chaudhary sir, and welcome to the KR Defense Academy, Kuchaman City, Rajasthan. I am your friend Abrar Khan, English with Abrar Khan. I have been teaching English since 2008, and if I talk about my qualifications, I am certified English language trainer from University of Cambridge, England. वेल व्यूअर्स, आज के टॉक शो में हम बात करेंगे आने वाले एयरफोर्स, नेवी, एनडीएस, सीडीएस, अफकेट एग्जामिनेशन के बारे में। जीरो से लेकर सिलेक्शन तक का क्या प्रोसेस रहता है एंड हाउ यू कैन इजीली क्रैक द अपकमिंग एग्जामिनेशन, चाहे वो हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन हो, रिटन पेपर हो, चाहे वो हो ग्रुप डिस्कशन। कहीं ना कहीं इफ़ यू टॉक अबाउट द रूरल स्टूडेंट्स, स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट द रूरल स्टूडेंट्स, वो डरे हुए हैं कि किस तरीके से हम इस इंग्लिश पेपर को क्वालिफाई करें और साथ ही साथ ग्रुप डिस्कशन में किस तरीके से आपका पार्टिसिपेशन हो। सो वेलकम टू सर, वेलकम टू इन दिस टॉक शो एंड सो व्यूअर्स बने रहिए हमारे साथ एंड लास्ट तक आपको सारे आइडियाज़ क्रिएट होंगे कि किस तरीके से हम अच्छा स्कोर करें आने वाले एग्जामिनेशन में। सो सर, शेल वी स्टार्ट आवर टॉक? यस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ग्रामर को स्टार्ट करते हैं कि स्कूल की ग्रामर। सर, देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन ग्रामर ऑफ स्कूल एंड ग्रामर ऑफ कंपटीशंस। एग्जैक्टली सर, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस आई फील दैट कॉम्पिटिटिव लेवल में बच्चों को ग्रामर के दोनों पोर्शंस पे अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, चाहे वो फंक्शनल ग्रामर हो या डिस्क्रिप्टिव ग्रामर हो। एंड फंक्शनल ग्रामर की शुरुआत हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से करते हैं। सो कहीं ना कहीं बच्चों का पार्ट्स ऑफ स्पीच स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, और एक सही रणनीति, सही स्ट्रेटजी से ही वो अगर आगे बढ़ें तो निश्चित तौर पे एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाते हैं। बिल्कुल। यस सर। आपने सर बात की पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जनरली बोला जाता है द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एग्जैक्टली। एंड देयर आर 8 पार्ट्स। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड लास्ट में आता है आपका इंटरजेक्शन। एग्जैक्टली। अगर जैसे स्टूडेंट्स को हम ये बताएं तो उनके लिए बहुत इजी रहेगा कि जब नाउन को पढ़ाया जाता है उसी टाइम के अंदर अगर आपके 2 टॉपिक अगर आप उनको साथ में तैयार कर लो, आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स, तो ये जो दोनों टॉपिक हैं ये नाउन से जुड़े हुए हैं। एग्जैक्टली। ये दोनों टॉपिक नाउन से जुड़े हुए हैं। अगर नाउन क्लियर है तो आपका आर्टिकल्स ठीक होगा, अगर नाउन क्लियर नहीं है तो आपका डिटरमिनर्स और आर्टिकल ठीक हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। ये जो सेड दैट बैकबोन, और जब तक बैकबोन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कोई भी बच्चा, कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान खड़ा नहीं रह सकता। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत नो डाउट नाउन के साथ हो रही है, और नाउन के सर चारों पार्ट, चाहे वो नाउन है, नाउन इन द नंबर है, नाउन इन द जेंडर है, नाउन इन द केस है। कॉम्पिटिटिव लेवल में अगर हम एयरफोर्स और नेवी की बात करते हैं, चाहे एनडीएस, सीडीएस या एफकेट की बात करते हैं, तो एग्ज़ाम एक स्टैंडर्ड लेवल का पेपर होता सर, और स्टैंडर्ड लेवल के पेपर के लिए हमें इंग्लिश के एक बेहतरीन लेवल के अनुसार प्रिपरेशन करनी होती है।
मोस्टली बच्चे सर यहाँ पे जो देखा गया है जो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं एग्ज़ाम में, इवन वो सिर्फ बेसिक इंग्लिश या बेसिक ग्रामर को प्रिपेयर कर रहे हैं, बट वो बेसिक से मॉडरेट की तरफ मूव नहीं हो रहे हैं और मॉडरेट टू एडवांस की तरफ मूव नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखें तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस पुट किए गए हैं ओवरऑल मॉडरेट लेवल और एडवांस लेवल पे हैं, और बच्चे सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के नामों तक टिके रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इसकी गहराई तक डिस्कस करना जरूरी होता है। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा एकदम। और मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे मैंने बताया कि अगर नाउन आपका क्लियर है तो आपका आर्टिकल क्लियर होगा, आपका डिटरमिनर क्लियर होगा। इसी तरीके से आजकल एक क्वेश्चन कंजक्शन का आता है। अब कंजक्शन अगर आपके तैयार हैं तो आपके कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो लास्ट ईयर भी नेवी के अंदर क्वेश्चन आया तो आपका वो क्वेश्चन तैयार होगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो इंग्लिश के जो पार्ट्स हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो इंग्लिश को अगर हम डिवाइड करें तो ये बेसिकली 3 तरीके से डिवाइड हम इसको जनरली करते हैं। एक ग्रामर, दूसरा जो इसका पोर्शन आता है वो आता है वोकेबुलरी का। और मैं तो आज ये मान के चलता हूँ कि जिसकी वोकेबुलरी तैयार नहीं वो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकता। वोकेबुलरी का वेटेज ग्रामर के बराबर आ चुका है। और जो तीसरा जो पोर्शन है जिसके ऊपर स्टूडेंट्स थोड़ा कम ध्यान देता है, जैसे आपका पैसेज है और आपका PQRS है। अब जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है वो थोड़ा सा इसमें कंफर्टेबल फील करता है, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो ये बात स्टूडेंट्स हम भी मानते हैं कि इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट्स पैसेज पर कंफर्टेबल फील करता है, नो डाउट, क्योंकि उसकी वोकैब पहले से तैयार रहती है। अब बात करें PQRS की, तो PQRS का भी देखो, अगर बाज़ार में अगर हम मटेरियल की बात करें, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं, बहुत सारा कुछ देखना पड़ता है, तो उसकी कोई ढंग की बुक अवेलेबल मार्केट में है नहीं। एक बुक जो जयश्री बाला सुब्रमण्यम है, उसका जस्ट पिछले एग्जाम में और उससे पिछले एग्जाम में उस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। जयश्री बाला सुब्रमण्यम इंग्लिश ग्रामर, आपका पैसेज और आपका PQRS। लेकिन चूंकि हम चर्चा करते हैं ग्रामर से, तो ग्रामर के अंदर सर पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स हो गए। अब इसके बाद में एक जबरदस्त पोर्शन होता है वर्ब का। अब वर्ब अगर तैयार है, वर्ब मीन्स मैं बात कर रहा हूँ टेंस की वर्ब, जिसमें बी, डू और हैव, 3 वर्ब तो ये आ गई प्लस मॉडल वर्ब्स। अगर ये किसी स्टूडेंट्स की तैयार हैं तो उससे 4 टॉपिक और क्लियर होंगे। टेंस, आपके कंडीशनल सेंटेंस, आपके वॉइस और आपके नरेशन, ये 4 टॉपिक क्लियर होंगे। और प्लस इसके साथ में SVA, जिस टॉपिक को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको दोस्तों सिंटैक्स और कॉनकॉर्ड भी कहते हैं। तो वर्ब अगर तैयार है तो ये 5 टॉपिक तैयार होंगे और इंडिपेंडेंटली हम तैयार करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो हम जनरली, मैं 2 टॉपिक मान के चलता हूँ सर इंग्लिश के अंदर, कि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार हैं और अगर वर्ब तैयार है तो इंग्लिश ओके। आप क्या मानते हैं? सर डेफिनेट आई एग्री विद यू। एंड PQRS की बात कर रहे हैं हमारे चौधरी सर। नो डाउट बच्चों, PQRS एक बहुत ही शानदार टॉपिक है और NDA CDS से लेते हुए, और ये टॉपिक अभी एयरफोर्स नेवी में पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं PQRS को सोल्व करने के लिए आपको खाली पार्टिटिव और एट्रीब्यूट्स को देखना होता है, सेंटेंस का सही स्ट्रक्चर देखना होता है। हर भाषा का एक स्ट्रक्चर होता है और बस आपको उसको रीअरेंज करना है। उसको पैरा जम्बल्ड भी कहते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है और PQRS भी कहा जाता है। बस अगर आपने सेंटेंस को रीअरेंज करना सीख लिया कि कहाँ सब्जेक्ट डालना है, कहाँ वर्ब डालना है, एंड पार्टिटिव और एट्रीब्यूट को किस तरीके से आपको मैनेज करना है, आप बड़े आराम से सेंटेंसेस को करेक्ट कर पाएंगे। बच्चों के हर एक भाषा में एक पर्टिकुलर रूल होता है, हर एक शब्द की निश्चित जगह होती है। नाउन का एक निश्चित स्थान है, प्रोनाउन अपनी जगह है। उन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव की आवश्यकता रहती है। एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताएगा, किसी भी वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा, और आर्टिकल कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट। बस अगर हमने ये तरीका सीख लिया तो नो डाउट कहीं ना कहीं सर एरर्स को ढूंढने में हमें कहीं परेशानी नहीं होती है, क्योंकि जैसे हमारे सामने सेंटेंस आता है तो हम सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। क्या इसका सब्जेक्ट ठीक है, क्या यहाँ पे वर्ब जो दी गई वो ठीक है, और सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर अपन बात करें सर, कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक का मिला जुला मिश्रण है, मेरा मानना है।
कि बच्चे नाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, और अगर हमने सब्जेक्ट को पहचान लिया कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो नो डाउट वर्ब पहचानना बड़ा आसान हो जाता है। और वो सब कुछ होगा जब हम लगातार अभ्यास करेंगे, कॉन्टिन्यूस की प्रैक्टिस करेंगे। और बच्चों इसी के साथ साथ अगर हम पेपर को सोल्व करने की बात करें तो नो डाउट पूरी की पूरी ग्रामर या किसी भी भाषा की ग्रामर रूल बेस्ड होती है, और बिना रूल जाने हम उसको अच्छे से सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सर रूल के साथ साथ आई थिंक हमें एक्सेप्शन का भी नॉलेज होना चाहिए और कहीं ना कहीं सेंस, क्योंकि अगर हम रट के बैठ के किसी शब्द को, फॉर एग्जांपल हमने ऑल वर्ड लिया, अब ऑल कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन दे रहा है प्लूरल फॉर्म की तरफ, लेकिन ऑल के साथ हम सिंगुलर भी यूज करते हैं, प्लूरल भी कहते हैं, ऑल इज़ वेल एंड ऑल आर वेल इन माई फैमिली। तो मेरी फैमिली की बात करूँ तो बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो वहाँ पे ऑल आर वेल हुआ। एंड इफ़ आई टॉक मैं मेरे बात करूँ कि ऑल इज़ वेल, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर हुई। तो जो बच्चे रट के बैठे हैं, क्रेम किए बैठे हैं कि सर ऑल दिख गया तो हमें प्लूरल ही डालना या सिंगुलर ही डालना, तो वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज्ड रहते हैं। एज चौधरी सर टोल्ड दैट कि कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की अगर हम बात करें पैसेज की, एंड साथ ही साथ वोकैबलरी, तो सर बच्चे मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं कि हम वोकैबलरी में क्या लर्न करें। मार्केट में काफ़ी बुक्स अवेलेबल हैं एंड उनको वो क्रेम करते जा रहे हैं और भूलते चले जा रहे हैं। एंड माई रिकमेंडेशन टू ऑल कंटेस्टेंट्स, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा मानना है कि बच्चों को अपडेटेड वर्ड्स लेने चाहिए, जो अभी करंट वर्ड्स हैं, जो न्यूज़पेपर के थ्रू है। द हिंदू न्यूज़पेपर को काफ़ी अच्छा माना जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। एंड बच्चों अगर अपन NDS, CDS या FCAT की बात करें तो नो डाउट उसमें वोकैबलरी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसको आप एक लगातार अभ्यास से, प्रैक्टिस से कहीं ना कहीं इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड सर पैसेज की अगर अपन बात करें तो बच्चे पैसेज को भी कंफ्यूज रहते हैं कि हम इसको किस तरीके से सोल्व करें। एंड अगर वो उसका ट्रांसलेट कर लेते हैं, उनमें अगर स्क्रीमिंग आर्ट है तो नो डाउट उनके लिए वो काफ़ी आसान हो जाता है। तो क्या करें बच्चे कि पैसेज उनके लिए और आसान होता चले। कहीं ना कहीं बच्चे पैसेज से भी डरते चलते हैं। पैसेज के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि पैसेज आपके समझ में तब आएगा जब आपके वर्ड्स तैयार होंगे। जो सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड हैं, ईडियम है, ये जब स्टूडेंट्स इनको धीरे धीरे वो आगे की तरफ बढ़ता है तो उसका वोकैब का जो उसकी जो डिक्शनरी है, उसकी जो पर्सनल डिक्शनरी है वो बढ़ती जाती है। और जब उसकी पर्सनल डिक्शनरी में वर्ड्स बढ़ते जाएंगे तो उसके लिए चीज़ों को समझना बहुत आसान होगा। और दूसरा ये कि अगर जैसे न्यूज़पेपर की हम बात करते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हम ये बात मान के चलते हैं कि मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। जो मीडियम का स्टूडेंट है वो हमारे पास में आता है लेकिन इतना नहीं आता है, इजेंट। तो अब जो स्टूडेंट रूरल बैकग्राउंड से आ रहा है उसको तो वर्ड्स तैयार करवाने पड़ेंगे। तो जनरली सर मैं तो यूँ करता हूँ कि जैसे मैं जिस एकेडमी में पढ़ाता हूँ, जैसे फ़िलहाल मैं KR में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी 2 क्लास होती हैं कि एक मैं जैसे ग्रामर की क्लास होगी तो दूसरी मैं वोकैब की क्लास लेता हूँ। जैसे आप सर हैं, आप सर भी ग्रामर की क्लास लेते हैं, GD की भी क्लास लेते हैं और वोकैब की भी क्लास लेते हैं। तो हम पूरे इंडिया के पूरे स्टूडेंट्स को हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पूरा नहीं पढ़ें आप, उसका एक छोटा सा पोर्शन पढ़िए। आप छोटा पोर्शन पढ़ने की धीरे धीरे उनमें आदत डालिए, अपने में एक पंक्चुअलिटी डेवलप कीजिए कि हमको थोड़ा सा पढ़ना ही है, चाहे वो शुरुआती लेवल में समझ में आए या नहीं आए। और हम गारंटी देते हैं पूरे स्टूडेंट्स को कि वो समझ में आएगा एक दिन। और शुरुआत के अंदर प्रॉब्लम होती है और सबको प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है कि हमको प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने भी जब शुरुआत में पढ़ना चालू किया था तो हमें भी प्रॉब्लम होती थी। जब स्टूडेंट उस न्यूज़पेपर को थोड़े से पोर्शन को पढ़ने लगता है तो वो इंग्लिश टू इंग्लिश न्यूज़पेपर लिखा होता है, उसमें हिंदी नहीं होती सर। जब हिंदी नहीं होती तो उसको इंग्लिश टू इंग्लिश समझना होता है, तो उसमें वो धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाता है और यही पकड़ काम आती है फिर उसके PQRS में और पैसेज के अंदर। बिल्कुल चौधरी सर, आई एग्री विद यू। और निश्चित तौर पे सही स्ट्रेटजीज आप बता रहे हैं आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो बच्चों वेल प्रिपेयर्ड, प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट, नो डाउट। बिना अभ्यास के आप परफेक्ट नहीं हो सकते। सारे रूल्स, सारी स्ट्रेटजीज जानने के बाद अब आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी होती है कि लगातार जब आप प्रैक्टिस करते चलेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेज, क्योंकि बेसिक से आपकी नींव अच्छी होगी, मॉडरेट लेवल से आपको आइडियाज़ क्रिएट होगा पेपर को लेकर, एंड एडवांस लेवल से आप पेपर को क्वालिफाई करने जा रहे हैं।
और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप बहुत ज़्यादा और डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस ना करें। तो नो डाउट अगर आप इस वे को अपनाते हैं तो आप सिलेक्शन की तरफ मूव होते चलते हैं और जस्ट गो अबाउट इट। लेट्स मूव ऑन अबाउट द सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द ग्रुप डिस्कशन। कहीं ना कहीं सर इनमें इस टॉपिक को लेकर भी बच्चों में बड़ा डर रहता है एंड स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट द रूरल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। और अभी अपन बात करें इस ओपन रैली भर्ती जो 2-3 स्टेट की चल रही है जोधपुर में, एंड काफ़ी बच्चों से जो बातचीत हो रही है वो कह रहे हैं सर 2 to 3 आवर्स 2 से 3 घंटे का ग्रुप डिस्कशन। तो बच्चों रटे सेशन से काम नहीं चलने वाला कि आपने इंट्रोडक्शन रट लिया या आपने कोई 2 बातें 2 सेंटेंस रट ली और वहाँ बोल दिया। 2 से 3 घंटे चलने का मतलब है आपका फॉर्मेशन वहाँ एसएसबी की तरह रहता। सो इट्स रियली अ ग्रेट चैलेंज फॉर द स्टूडेंट्स दैट हाउ दे कैन रियली क्वालिफाई द अपकमिंग एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन। थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिटेल से बताना चाहूँगा। Dear student, the GD is like an art. According to me, GD is like only an art. It's not like a different kind of competition level. If you have command over your language, you can easily crack the upcoming any kind of group discussions topic. So first of all, my recommendations to you, first of all, work for your English communication. Once you start to talk in English, you can easily speak on any kind of topic. There's not a great issue for it. So keep speaking, because speaking comes by only speaking. And you can start your talking with the initial topics, basic sentences, basic conversations, basic greetings. So you may just feel a confident level. अगर आप एक बार कॉन्फिडेंट हो गए, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर बड़े आराम से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपकी जीडी के दौरान, आपके कन्वर्सेशंस के दौरान आपकी दोनों चीज़ों को वहाँ पे नोटिस किया जाता है, द वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मीन्स जो आप बोल रहे हो, जो शब्द आपके टंग से निकल रहे हैं वो सारे के सारे नोटिसेबल हैं। और अगर अपन बात करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, वो है बच्चों आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपकी जेस्चर्स, आपका सिटिंग पोर्शन, आपका स्टैंडिंग पोर्शंस, आपके एक्सप्रेशंस, आप किस तरीके से वहाँ पे रिएक्ट करते हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए एंड बॉडी जेस्चर्स के बारे में आपको चौधरी सर थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे कि आपको किस तरीके से वहाँ अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ रिएक्ट करना, ताकि ऑफिसर की नज़र जब आपकी तरफ हो तो आप पूरी तरीके से वहाँ कॉन्फिडेंट नजर आए। प्लीज़ सर। यस, अबरार सर बोल रहे हैं कि जो वर्बल और नॉन वर्बल यानी जो हम बोल रहे हैं, हम बिना बोले भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। ये स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है सर जनरली कि वो बिना बोले बहुत कुछ बोल रहे हैं और वहीं पर वो कोट हो जाते हैं और वहीं पर उनका सिलेक्शन होता है और वहीं पर उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ओके, लेट मी टेल यू वेरी फर्स्ट, इंग्लिश स्पीकिंग ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग आप ये सोचते हैं कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग से सिलेक्शन नहीं होता है। इंग्लिश स्पीकिंग आपकी हेल्प करती है, आपकी हेल्प करती है। अगर जैसे मान लेते हैं जैसे 100 कैंडिडेट हमें लेने हैं, 150 लोगों का इंटरव्यू चल रहा है और 150 लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश लेवल पर तो सिलेक्शन किसका करेंगे? कहीं ना कहीं सर कम्युनिकेशन स्किल्स का रोल है। यस, इस तरीके से बंदा वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। उसका माइंड का जो सोचने का जो तरीका है वो क्या है। वो सेना के अंदर जब हम किसी बंदे को लेते हैं तो उसका जो लेवल है सोचने का, उसका एक एटीट्यूड होता है, कुछ चीज़ें बाई बर्थ होती हैं हमारे अंदर, तो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। मैं एज ए टीचर मैं वो चीज़ ये तो नहीं कह सकता कि मैं 100% उनमें चेंज ला दूंगा, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं इतना चेंज ज़रूर ला सकता हूँ कि आपका एयरफोर्स में सिलेक्शन हो जाएगा और आपको इतना ही चाहिए। तो लेट मी टेल यू, बॉडी लैंग्वेज ये एक लैंग्वेज ही है, बस फ़र्क केवल इतना सा है कि हम वर्बली बोलते हैं और बॉडी लैंग्वेज में बॉडी बोलती नहीं, बॉडी को में इशारे किए जाते हैं, इंडिकेशंस किए जाते हैं और वो इंडिकेशंस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ज़रा मेरे पैर दिख रहे हैं? खान सर ज़रा देखना क्या पैर मेरे बच्चों को दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे? ओके, तो ये यहाँ तक दिख रहे हैं, कैमरामैन बता रहे हैं कि पैर यहीं तक दिख रहे हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से बताने की। जैसे मान लीजिए ये दोनों पैर हैं मेरे और ये दोनों पैर इस तरीके से रखे हुए हैं बिल्कुल 90 के एंगल पर, तो इसका बोलचाल में ये अर्थ समझा जाता है कि यू आर रेडी टू टॉक, यू आर रेडी टू टॉक। अब अगर ये पैर आगे की तरफ जाते हैं मेरे, तो ये आता है कॉन्फिडेंस के अंदर, और अगर थोड़ा सा और आगे चला जाता है तो ये आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंस में। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना,
आपको रेडी रहना है, तो आपके जो पैरों की जो साइड, पैरों का जो पोस्चर है वो 90 के एंगल पर रहना चाहिए। अब दूसरी बात ये कि अब अगर हम इन पैरों को पीछे की साइड में खींचते हैं, जैसे हमने पैरों को थोड़ा सा, देखो दोस्तों, पैरों को थोड़ा सा मैंने बेंड किया है, पैर थोड़ा अब अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब होता है घबराहट, कि मैं घबरा रहा हूँ या मैं परेशान हूँ। तो अब स्टूडेंट को ये नहीं पता कि उसके पैर कहाँ पर हैं उस टाइम के अंदर, और वो यहाँ पर कोट हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, दोस्तों ये आप मेरा पोस्टर देख रहे हैं, अब मेरे को अगर मैं बैठा हूँ इंटरव्यू के अंदर, तो मेरे दोनों हाथ खुले रहने चाहिए और आगे की तरफ रहने चाहिए इस पोस्चर के अंदर। अब अगर ये हाथों को मैं यूं कर लेता हूं, तो इसका मतलब होता है फियर। यू आर फियरिंग फ्रॉम समवन, यू आर फियरिंग समवन, आप किसी से डर रहे हैं। और आपको कैसे पता चल रहा है आप डर रहे हैं? क्योंकि आपने हाथों को दोनों को आगे कर लिया है, और हाँ, मैं डर रहा हूं और मैंने हाथों को आगे कर लिया है, और मैंने अपने आप को पीछे कर लिया है, मैंने अपने आप को पीछे कर लिया है। तो ये बहुत ही गलत पोस्चर माना जाता है इंटरव्यू के अंदर। आप हाथों को खुला रखिए और आप आराम से बैठिए। आप स्टूडेंट्स जितने आराम से बैठेंगे आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल नेचुरल रहिए, और जैसे ही कोई डिफ़िकल्टी आती है, देखो इंटरव्यू 100% डिफ़िकल्टी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमको फेस करना चाहिए। वी मस्ट नो द आर्ट ऑफ फेसिंग इंटरव्यू। इंटरव्यू आपके लिए एग्जाम, इस दुनिया में किसी के लिए भी एग्जाम होता है। आपके लिए भी एग्जाम है वो, मेरे लिए भी एग्जाम है वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर के और भग जाएंगे। हमें उसको सामना करना है, और सामना करेंगे हम बहादुरी से। तो ये कुछ बॉडी पोस्चर होते हैं, जैसे ज़्यादा नहीं झुकना चाहिए। अगर आप ज़्यादा झुक रहे हो, इट मीन्स यू आर टू सीरियस। आपको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, इतना सीरियस नहीं रहना चाहिए। ये भी 90 के एंगल पर रहे। कुछ थोड़े से कपड़े भी मैटर करते हैं, तो कपड़े तो स्टूडेंट्स हैं वो जनरली वो एकेडमीज की ड्रेसेस पहनते हैं, तो वहाँ तो कोई फ़र्क नहीं आता। कुछ स्टूडेंट्स जैसे पहले से बाल कटा के जा रहे हैं यहाँ तक, तो उनका एटीट्यूड का डिफरेंस थोड़ा सा रहेगा। सामने वाला आदमी पहले से ये देख रहा है कि यह आदमी मेंटली तैयार है पहले से, इजंट? और ये हम जैसे और भी बॉडी लैंग्वेज के तरीके हैं, हम फिर कभी डिस्कस करेंगे बॉडी लैंग्वेज के बारे में अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपका बोलने चालने का तरीका कैसा है, आपके हाव भाव कैसे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो खान सर अब आपको नेक्स्ट जानकारी देंगे। जी सर। Yeah, thank you, sir. Chaudhary sir said about that how you can easily correct the upcoming Air Force group discussion, especially about the body gestures. Really, guys, it's really plays an important role that how you are going to perform. Your sitting position, your standing position, your legs, your hands, your expressions, your way of sitting there, everything is really matters. That how you are really sitting there, because this is the part of the non-verbal communication, and it shows your confidence level. As sir mentioned everything about it, that how do you look that you are confident or the nervous guy there. You can feel yourself that are you confident, nervous, shy, and how are you feeling that time. So no doubt officer is noticing that everyone there, and you must be confident there. So guys, by these type of strategies you can easily correct the upcoming Air Force group discussion. Yes, sir also mentioned that this is not the test of English speaking, this is the test of your English communication. And the communications means the way of speaking, how do you talk, what you are going to speak, there should be the exact way, and what you are going to speak you must know about it. अभी काफ़ी बच्चे टॉपिक की समरी कर रहे हैं एंड इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा क्या है। वो कुछ भी हॉबीज़ वहाँ पे मेंशन कर देते हैं, और ऑफिसर्स क्वेश्चंस करता है कि ये आपकी हॉबी क्यों है, तो उसका जवाब आपके पास होना चाहिए। काफ़ी बच्चे कहते हैं सर इंटरेक्टिंग विद न्यू पीपल, नए लोगों से मिलना। देन ऑफिसर्स आस्क द क्वेश्चन, आप कैसे मिलते हो नए लोगों से, क्या रिएक्ट करते हो। सो इट्स रियली मैटर्स कि आप जब अपने आप को इंटरव्यू के लिए वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हो, यू मस्ट बी जेन्युइन। आपकी बात, आपके कहे हुए सारे के सारे शब्द जेन्युइन होने चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं कि आपने बस हवा में कुछ भी कह दिया। मैं आपको सर एक छोटी सी बात बताऊँ कि IAS का इंटरव्यू चूँकि मेरा दिया हुआ है, तो ये बात मेरे को पता है अच्छे से कि स्टूडेंट्स जनरली ये समझते हैं कि हम इंटरव्यू लेने वालों को बेवकूफ़ बना देंगे। तो मैं आपको ये वार्न करता हूँ
आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये कभी ज़िंदगी में इस तरीके का आइडिया आए तो उसको निकाल कर रख देना आप, कि मैं किसी को बेवकूफ़ बना देता हूँ। दूसरी चीज़, आपके इंटरव्यू में एक साइकोलॉजिस्ट बैठा रहता है, वो उसका काम ही यही है कि वो आपके हाव भाव, आपके बोलने के तौर तरीके, वो सारी चीज़ों को नोटिस करता है। और स्ट्रिक्टली आईएएस के अंदर जो सिंसियर स्टूडेंट होता है सर, वो कभी भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देता। आपने कहा रीडिंग न्यूज़पेपर मेरी हॉबी है, तो वो 100% आपसे कम से कम इंडिया के तो बेस्ट न्यूज़पेपर पूछेगा। अब आपको ये पता ही नहीं कि हिंदू पेपर कहाँ से छप रहा है, कब कहाँ से पब्लिश हो रहा है, उसका जो मेन एडिटर उसका जो चीफ एडिटर है उसका आपको पता नहीं है। तो आप अगर कोई भी हॉबी बताते हैं तो उसके बारे में गहराई से जानिए आप। और मैं बात कर रहा था साइकोलॉजिस्ट की। स्टूडेंट्स, मैं आपको गारंटी के साथ बताना चाहता हूँ ये बात कि एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा एक इंटरव्यू लेने वाले बच्चे को कि तुम्हारी माँ ने, जिसने तुमको पैदा किया, वो तुम्हारे बारे में इतना नहीं जानती जितना मैं आपको 1 घंटे में जान जाऊंगा। और वो बिल्कुल सही कह रहा था, क्योंकि साइकोलॉजी एक साइंस है दोस्तों, और ये पूरी तरीके से डेवलप साइंस है, और इससे बहुत कुछ पर्सनैलिटी के राज खुलते हैं। हमारी माँ तो बेचारी अनपढ़ होती है, वो बेचारी नहीं जानेगी, और ये पढ़ी, अगर माँ पढ़ी भी है तो भी वो इन चीज़ों को गौर करती नहीं है। तो आपका जो असलियत में टेस्ट है वो केवल इंग्लिश बोलने का टेस्ट नहीं है। इट इज़ नॉट स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश टेस्ट। अगर ये इंग्लिश स्पीकिंग का अगर अकेला टेस्ट होता, वो कंपलसरी है केवल कि आप क्या करते हो। जनरली स्टूडेंट कर क्या रहे हैं सर, मैं बताता हूँ आपको। उसको रटा दिया जाता है, माई नेम इज दिस, आई एम डूइंग दिस, दिस इज माई हॉबी, और कुछ टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर उनको हर टॉपिक के ऊपर 10, 15, 20 लाइनें वो तैयार कर लेते हैं। लैंग्वेज पे कमांड जरूरी है, जब तक लैंग्वेज पर कमांड जरूरी है। जब तक आप नेचुरल नहीं बोलोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये आप अच्छे से आप समझें ये बात। यस सर। या एग्जैक्टली चौधरी सर, बिल्कुल लैंग्वेज पे कमांड ज़रूरी है बच्चों। तो इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ लैंग्वेज को भी प्रिपेयर करते चलें, और इसको अपनी हॉबी बनाइए, इसको अपनी हैबिट बनाइए, ताकि कंटिन्यू आप जिस तरीके से जिस भी अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपनी नेटिव लैंग्वेज में आप कम्युनिकेशन करते हैं, वैसा ही कम्युनिकेशन निकल के आएगा आपके इंग्लिश में भी, ताकि आप कॉन्फिडेंट फील करो। सिर्फ आपको वहाँ पे कन्वर्सेशन करना है, डिस्कशन करना, दैट्स इट। सो गाइज, इट वाज आवर टुडेज टॉक शो। आई होप दैट यू एंजॉयड, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एंड सर, चौधरी सर प्लीज़। मैं एक छोटी सी बात और लास्ट में कंक्लूड करते हुए कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश स्पीकिंग हम ये समझते हैं कि ये पता नहीं क्या है। अरे भाई, आप बोलना चालू कीजिए। अगर आपने स्टार्ट किया बोलना, ये बहुत इजीली तरीके से आती है। एंड वी नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। वी बोथ पर्सन्स ऑफ इंग्लिश नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश कम्स वेरी इजीली, और इसको तो बोलने में और ही मज़ा आता है। तो इट्स नॉट ए बिग चैलेंज फॉर यू। और कंक्लूड करते हैं आज की मीटिंग को। समझते हैं हमने स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा नहीं तो उनकी थोड़ी सी मदद ज़रूर की। हम इस तरीके के शो और भी लाते रहेंगे। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो जो ये YouTube के ऊपर जो वीडियो हम इसको डालेंगे, आप रिव्यू कीजिए इसको, आप बार बार इसको देखिए, और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है आप हमसे पूछिए, हम आपको जवाब देंगे। तो सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, एंड थैंक यू वेरी मच। और कैमरामैन, थैंक यू सर।